सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि जो आप लोग मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं ना, उसमें आपकी अप्रोचेस क्या क्या रहती है। हम लोग मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस में एक टॉप टू बॉटम अप्रोच पे पहले खूब बात की है और उसको खूब समझा भी है कि कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, कैसे वहाँ पर बाइंग हम लोग देखते हैं या शॉर्ट सेलिंग देखते हैं। प्राइस का एनालिसिस बेसिकली कैसे किया जाएगा वो वहाँ पर हम लोग पहले से ही एक अपना मन बना लेते हैं। ठीक है, अब मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के कई और तरीके हैं। ठीक है, कई और तरीक़ों का मतलब हुआ कि प्राइस में जब आप ये देखने लगें कि आपको प्राइस में टाइम फ्रेम चेंज ना करना पड़े, और टाइम फ्रेम ना चेंज करने की बजाय आप ये समझ लें कि प्राइस का स्ट्रक्चर पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है। देखिए, प्राइस में एक बात बोली जाती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्राइस में एक बात कही जाती है कि हम लोग हमेशा बिगर टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं। अच्छा, बिगर टाइम फ्रेम को फॉलो करने का मतलब क्या है, पहले इसको समझिए। बिगर टाइम फ्रेम को फॉलो करने का मतलब है कि बड़े खरीदार और बिकवाल को अगर हम ट्रेड करें तो हमारे गलत होने की संभावना बहुत कम रह जाती है। जैसे कि अगर हम लोग 1 घंटे के टाइम फ्रेम के 1 आवरली टाइम फ्रेम के सपोर्ट या रेजिस्टेंस को मार्क करके, तो ये क्या हुआ, बिगर टाइम फ्रेम हुआ। तो 1 घंटे के रेजिस्टेंस का मतलब है कि 1 घंटे का बिकवाल, 1 घंटे के सपोर्ट का मतलब है कि 1 घंटे का खरीदार। और अगर पिछली बार कहीं से प्राइस में अभी अभी 1 घंटे पर अभी अभी कोई सपोर्ट बन के गया, फिर हम लोग इंतज़ार करते हैं लोअर टाइम फ्रेम पर कि 2 या 4 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर प्राइस लौट कर उस सपोर्ट पर पहली बार जब आएगा, तो वहाँ पर हम लोग छोटा सा एसएल एरिया लेकर कोई भी एक प्राइस का स्ट्रक्चर बनता है तो उसके साथ जाते हैं और एक छोटा सा स्टॉप लॉस एरिया लेकर एक अच्छा खासा टारगेट रखते हैं। इसी तरीके से रेजिस्टेंस के साथ होता है कि आपने आवरली टाइम फ्रेम का एक रेजिस्टेंस एरिया देख लिया जहां प्राइस अभी लौट कर पहुंचा नहीं है। ठीक है, और पहली बार जब वहां प्राइस पहुंचेगा तो वहां पर आप शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ये सिमिलर टाइम फ्रेम में भी होता है कि आवरली टाइम फ्रेम पर आपने देखा तो आवरली टाइम फ्रेम पर ही आप ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखकर और छोटे टाइम फ्रेम पर आकर ट्रेड करते हैं तो आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी होगा वो बहुत इन्हेंस हो जाएगा कि आप अगर 100 में से 70 ट्रेड सही कर रहे थे तो अब आप 100 में 85-90 ट्रेड सही करेंगे। ये इतना ज़्यादा आपका वहाँ फ़र्क आने वाला है, इस तरीके को समझिए। इसी तरीके से जितना बड़े टाइम फ्रेम का बायर सेलर होता है, बहुत ध्यान से समझिए। अभी मैं बहुत छोटे छोटे से कोर कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि बड़े टाइम फ्रेम मतलब आपने एक हफ्ते का 1 वीक के टाइम फ्रेम के सिर्फ प्रीवियस कैंडल के हाई लो मार्क कर लीजिए, पिछले हफ्ते की हाई लो कैंडल के मार्क कर लीजिए। अगर वो बॉडी साइज है, अगर वो ब्रेक होगा तो मोमेंटम है, नीचे ब्रेक होगा तो मोमेंटम है, वहाँ टच करके कोई रिजेक्शन मिल रहा है तो मोमेंटम है, सपोर्ट को टच करके ऊपर जा रहा है तो इंट्राडे में ये सारी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहेंगी, हर बार की बात। अच्छा, ये सेम टाइम फ्रेम पर भी होता है। सेम टाइम फ्रेम का मतलब है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम या 2 मिनट के टाइम फ्रेम में प्राइस अभी यहाँ से गिरकर आया और वहीं अगर पहुँचेगा तो वहीं पर आप शॉर्ट सेलिंग करेंगे। तो ये सिमिलर टाइम फ्रेम पर भी होता है। जैसे आज के ही प्राइस में मैं आपको बता दूँ, जैसे यहाँ पर देखिए, प्राइस ये यहाँ से 47,900 से गिरकर आया और 47,630 को टच किया। तो आपने सिंपली बस इसको इस तरीके से मार्क किया, जैसे ही प्राइस इसको टच करके लौटा तो पहली कैंडल यहाँ पर देखिए इंगल्फ किया, तो शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, एक अच्छा बेनिफिट मिलता है उसका। लेकिन इसका ये सिमिलर टाइम फ्रेम पर जब आप ट्रेड अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करते हैं तो मैंने कहा इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है, संभावना आपके सही होने की है, तो 100 में से 70 ट्रेड 75 ट्रेड ऐसे। और वहीं अगर आप इसको सही से करने लगे हायर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होके, तो इसमें जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जाएगी वो जाएगी 100 में से 90 ट्रेड 92 54 इस तरीके से। ठीक है, जैसे कि अगर समझा जाए तो ये तो मैंने आपको एक तरीका बताया। तो इसको कैसे करते हैं, इसको करने के लिए पहले तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आवली टाइम फ्रेम पर आकर अगर हम लोग मार्क कर लें कि अभी अभी रिसेंटली प्राइस का स्ट्रक्चर नेगेटिव कहाँ से हुआ, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस पहला इंगल्फ किया, इंगल्फ करने के बाद ये कंसोलिडेशन एरिया, अगले सेशन गैप अप करके प्राइस ने पहली कैंडल ये नेगेटिव बनाई और इस कंसोलिडेशन एरिया को ब्रेक करके गिरावट किया। तो रेजिस्टेंस एरिया क्या है, जहाँ पे बायर प्राइस को रोक रहे थे। बायर प्राइस को कहाँ रोक रहे थे बताइए, इस रेंज में रोक रहे थे। ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से समझिए, बायर प्राइस को इस रेंज में रोक रहे थे सर। एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा सा इसको मैं कम डार्क कर लूँ जिससे आपको समझने में आसान है। अब बायर देखिए, बायर प्राइस को यहाँ रोक रहे थे, प्राइस अब गिरा तो यहाँ रोकने की कोशिश कर रही थी, सेलर ने इसी को ब्रेक कर दिया। तो ये क्या हुआ, ये एक रेजिस्टेंस हुआ आवरली टाइम फ्रेम का। ठीक है, आपने देखा कि 49,136 का भाव गिरकर जो हो गया वो हो गया अभी के अभी 48,683 48,680। तो ये एक डाउन साइड मोमेंटम मिला कि नहीं मिला, 49,136 से 48
650 के आसपास, तो अच्छा खासा 4 साढ़े 4 500 पॉइंट का एक डायरेक्शनल मोमेंटम मिल गया। तो अब आपको पता लग गया कि ये आवरली टाइम फ्रेम के सेलर यहाँ पर बैठे हैं, मतलब 1 घंटे के सेलर जो हैं वो इस रेंज में बैठे हुए हैं। तो अब आप पहले से नज़र रखेंगे कि 2 या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाकर अगर कभी भी प्राइस आकर इस स्ट्रक्चर को टच किया तो आप यहीं पे क्या करेंगे, शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे 2 या 5 मिनट पे। क्यों? अब आपको इतना बड़ा 500 पॉइंट का मोमेंटम नहीं चाहिए, आपको चाहिए 200-300 पॉइंट का मोमेंटम, और एसएल आप देंगे 40 से 50 पॉइंट का। बात क्लियर हुआ? बस आपको चाहिए कि इस रेंज के पास जाकर कोई आपको शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, बस इतना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, इसको मार्क कर लिया जाए एक बार, और ये मार्किंग हो गई। अब हम लोग गए 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। बहुत ध्यान से समझिए, ये चीज़ें इतना काम आएंगी आपके कि आप कभी सोच नहीं सकते, है ना। बस आपको ध्यान से काम करना आना चाहिए। देखिए, सबसे पहले अगर आप गौर करें तो यहाँ पर ये रिजेक्शन लेने प्राइस फर्स्ट टाइम जब गया, यहाँ पर देखिए ये लो लगे 48,826 के पहली बार, और इसको टच करने गया, और यहाँ पर देखिए इसी रेजिस्टेंस एरिया के पास ये पहला एंगल्फिंग आपको मिला। तो एसएल एरिया क्या हो गया, ये स्विंग हाई, क्योंकि अब आपको अपॉर्चुनिटी मिल गया, ट्रेड अपॉर्चुनिटी ट्रेड करने का तुरंत के तुरंत ही, है ना। तो ये स्विंग हाई आपका एसएल एरिया हो गया। स्विंग हाई एसएल एरिया हुआ, तो एसएल एरिया कितना छोटा है बताइए। यहाँ पे मैं शॉर्ट के लिए जाऊँ और यहाँ पर एंट्री है मेरी, ये स्टॉप लॉस एरिया है, ठीक है। अब पहली बार में जो इम्पैक्ट टारगेट मिला है वही आपको मिल गया। देखिए, एक भी कैंडल ने आपको एग्जिट नहीं दिया, पहली कैंडल से जो आपको इम्पैक्ट का टारगेट मिल गया वो 48,700 के आसपास का है, ठीक है। ये एक साधारण अप्रोच, बहुत सिंप्लिसिटी के साथ मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखिए, यही रेजिस्टेंस एरिया है। जब हम लोग 48,600 से यहाँ लौट रहे हैं तो देखिए प्राइस इसके पास गैप अप किया, तुरंत गिरा, ठीक है। गिरने के बाद अब पहली कैंडल ही इतना बड़ा बन गया तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। दोबारा प्राइस गया, हाई ब्रेक करने की कोशिश किया, तो हम यहाँ शॉर्ट करने के लिए बैठे हैं। ये तो सेलर एरिया हम लोगों ने फाइंड आउट कर रखा है, लॉन्ग करने के लिए तो फाइंड आउट किया नहीं, तो लॉन्ग तो करेंगे नहीं, बस अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, कोई बिकवाली का कोई चांस मिल जाए, शॉर्ट सेलिंग की कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो प्राइस देखिए जैसे ही इसको टच किया तो फिर इस कैंडल को यहाँ इंगल्फ किया। अच्छा, इंगल्फ फॉर्मेशन अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो कल का सेशन जो 2 बजे का होगा, वो 2 बजे का सेशन मैं इंगल्फिंग पे कर दूंगा कि इंगल्फ कैंडल बनता कैसे है, उसको आप ट्रेड कैसे करते हैं। इंगल्फिंग बहुत बार बनता है, जितनी बार इंगल्फिंग बनता है उतनी बार ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेकर आता है, ठीक है। बस आपको समझना है, जैसे ये कैंडल जो है वो इंगल्फ बना है। अच्छा, प्रीवियस सेशन इंगल्फिंग पे जो हम लोगों ने किया है उसका लिंक मैं नीचे टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मैं उस वीडियो का लिंक पिन करा दूंगा, तो उसको जाकर भी आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे प्राइस दोबारा पहुंचा, इंगल्फ किया, तो दोबारा से शॉर्ट सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिला ना। तो शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी में क्या, ये आपका यहाँ पर एंट्री पॉइंट, ये एसएल एरिया, ये देखिए टारगेट आपके सामने है। बात क्लियर हो रहा है? दोबारा से देखिए, यही स्विंग हाई लगे हो, इसी स्ट्रक्चर के आसपास से कोई नेगेटिव स्ट्रक्चर चाहिए होता है कि वही रेजिस्टेंस के आसपास से कोई नेगेटिव, पहली बार 2-3 बार ट्रेड करने का मौका मिलता है। रेजिस्टेंस बन गया तो 3 बार वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी ट्रेड करने की, 3 बार तो मिलती ही मिलती है, ये ध्यान रखिए। अब प्राइस फिर वहीं पहुंचा है, फिर नेगेटिव हो रहा है धीरे धीरे। यहाँ कंसोलिडेशन के बाद एक डिप लिया, और फिर ये सारे एरिया का जहाँ पे प्राइस रुकने की कोशिश कर रहा था, ये सारे स्विंग लो ब्रेक हो गए। प्रीवियस जैसे ही स्विंग लो ब्रेक हुए तो ये भी एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर आप शॉर्ट करते हैं, ये एसएल एरिया है। अब ये एसएल एरिया के बाद प्राइस ने जो लो लगाई, ये देखिए आपके सामने, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ भी देखिए टारगेट और एसएल में कितना डिफरेंस है, देखिए, ये देखिए, ये आपके सामने टारगेट एसएल में डिफरेंस है। बात क्लियर हो रहा है? कितना आपके लिए शार्प सेलिंग है। अब ये आप बोलेंगे कि सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए नहीं, सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए नहीं, सपोर्ट के लिए भी यही है। सपोर्ट के लिए भी कुछ बदलेगा नहीं, ध्यान दीजिए, ठीक है। बस आपको समझना है कि आप कर क्या रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर समझ, अभी रिसेंटली प्राइस एक्शन, जितनी बार आप बोलेंगे मैं आपको उतनी बार दिखा दूंगा, और हर एक प्राइस एक्शन पे दिखा दूंगा, एक प्राइस एक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। अब लॉन्ग करने के लिए चलिए यहीं पे स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये देखिए प्राइस क्या किया, यहाँ पर इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा था, नीचे लौट कर आया और यहाँ से खरीदारी उठाकर तेजी से हायर साइड चला गया। तो हमने देखा कि आवरली टाइम फ्रेम पर जो आखिरी यहाँ से खरीदारी उठी है वो कहाँ से उठी है, मार्क कर लिया, 48,080 के आसपास से उठी, और प्राइस ने जो हाई लगा दिए तो 660 के आसपास की लगा दिए। तो लगभग 600 पॉइंट का मोमेंटम इस खरीदार ने किया है। हमको तो 600 पॉइंट चाहिए ही नहीं, हमको तो 200-300 पॉइंट मिल जाए वही बहुत है, 40-50 पॉइंट देकर। हैजिंग कर रहे हैं तो वो भी नहीं देना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है वहाँ पर आप हमारे ट्रेडर्स की पोजीशंस को देखेंगे कि हम लोग हैजिंग में करते क्या है, हैजिंग को बेसिकली किया कैसे जाता है, ठीक है। बाई प्लस सेल के पोजीशंस होते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर विजिट करके आप अच्छे से देखिए कि हैजिंग की पोजीशंस बनती कैसे। हैजिंग करने से बेनिफिट ये होता है, ये 40-50 पॉइंट जो ऑप्शन बाइंग में आप एसएल देते हैं ना, ये ऑप्शंस का एसएल नहीं है, ये बैंक निफ्टी के पॉइंट्स बता रहा हूँ। 40-50 पॉइंट गिरने पर आपका बैंक निफ्टी में 20 पॉइंट 25 पॉइंट ऐसे एसएल जाता है,
ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ, ये 20-25 पॉइंट भी हेजिंग करके नहीं देना होता है। अगर आपका ट्रेड गलत साबित भी होता है तो भी हम लोग कॉस्ट पर या फिर प्रॉफिट में ही निकल आते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं हेजिंग का टेक्निक। समझिए, अब ये क्या करना है, हमको छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाना है। एक बार हमने देख लिया कि यहाँ से खरीदारी उठी, बस उसी को मार करके बैठे। अगर हमको अब अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं ये तो बाजार बताएगा, बस हमको तो बस मार करके बैठना है कि आएगा तो ट्रेड करेंगे। देखिए, हम अपनी शर्तों पे बाजार में ट्रेड करते हैं, बाजार अपनी शर्तों पे हमसे ट्रेड नहीं करा सकता, हम अपनी शर्तों पे बाजार में ट्रेड करते हैं, ठीक है। ये मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का एक छोटा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आप क्लासेस में सीखते हैं, ये तो एक छोटा सा उसका पार्ट भर है, ठीक है। अब जाइए जरा 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अच्छा, 2 मिनट का टाइम फ्रेम क्यों? 2 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग बहुत समय से ट्रेड कर रहे हैं, इस वजह से 2 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। देखिए, यहीं से खरीदारी उठी, डिमांड कहाँ से उठी? इसी जगह से उठी, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से डिमांड उठ के गई इस तरीके से, प्राइस ने क्या हाई लगा दिए 48,680 के। इसी को अभी हम लोग देख कर आए। थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर लें जिससे आपको देखने में आसानी, ठीक है। इस तरीके से प्राइस को थोड़ा स्ट्रक्चर को बड़ा रखें, ठीक है। अब प्राइस देखिए फिर लौट कर आ रहा है, ठीक है। हमको इंतजार करना है, ये वेट करना। अब देखिए, प्राइस के लौटने का वेट करना, ये धैर्य रखना और गिरते हुए प्राइस में दोबारा से पोजीशंस लेना, ये तो आपके प्रैक्टिस का काम है ना। ये तो आपको अपने लेवल्स पे बहुत बिलीव होना चाहिए, जो आप काम कर रहे हैं उस पर बहुत भरोसा होना चाहिए। अब 1 घंटे का खरीदार है और 1 घंटे के खरीदार को 2 मिनट के सेलर पहली बार में तो नहीं काट पाएंगे। 1 घंटे के खरीदार के इतने पेंडिंग ऑर्डर भी पड़े होंगे कि वहां पर उसके अपॉर्चुनिटी बनेगा ही बनेगा, वो खरीदेगा ही खरीदेगा, ठीक है। तो वो जो इंपैक्ट है, पिछली खरीदारी अगर 600 पॉइंट की हुई तो या तो उससे बड़ी खरीदारी होगी, उससे बड़ी नहीं हुई तो 200-300 पॉइंट तो कहीं नहीं गए। बस हम लोग इस रूल बेस्ड ट्रेडिंग को अपने साथ ट्रेड कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, इस बात को समझिए, ठीक है। अब यहां से ये डायरेक्शन मोमेंटम की शुरुआत हुई और प्राइस गिरते गिरते देखिए यहाँ पे टच किया। अब प्राइस ने यहाँ पर क्या किया, देखिए जितनी बार अभी हम लोग शॉर्ट सेलिंग कर रहे थे, शॉर्ट सेलिंग करते समय जब बॉटम बन रहा था तो इंगल्फ कैंडल से, जब टॉप बन रहा था इंगल्फ कैंडल से बन रहा था। यहाँ भी जब बॉटम बन रहा है तो देखिए इंगल्फ कैंडल से ही बन रहा है। जैसे ही इसको टच किया है, टच करते ही इस कैंडल के हाई ब्रेक हुए और प्रीवियस कैंडल के भी हाई ब्रेक हुए। तो ये क्या अपॉर्चुनिटी है? लॉन्ग करने का अपॉर्चुनिटी है। एसएल एरिया यही रेंज आपके लिए स्टॉप लॉस एरिया है। तुरंत यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान कीजिए, सॉरी, ठीक है। अब यही आपके लिए एसएल एरिया है। क्या करना है हमको? यहीं पर अपना ट्रेड प्लान करना है। क्या? लॉन्ग का पोजीशन है। लॉन्ग का पोजीशन पे क्लिक किया, यहाँ पर आपकी एंट्री बनी और ये आपका स्टॉप लॉस एरिया हुआ। अब बताइए क्या टारगेट लेंगे? पहला टारगेट ही आपका ये पहला रेजिस्टेंस होता है, ये आपका एसएल एरिया। बताइए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना फेवरेबल रखिएगा? 48,157 का एंट्री है, 160 का मान लेते हैं, 48,080 का, 89 लिखा है, 80 का मान लेते हैं। तो 160 से 80 लगभग 80 पॉइंट का एसएल है। टारगेट क्या है? 360, ठीक है। 80 पॉइंट के एसएल के अकॉर्डिंग आपका मिनिमम टारगेट जो बैठ रहा है वो 200 पॉइंट है। तो 1:2.5, एक के बदले ₹2.5। और पूरे मोमेंटम को देखिए, ये तो जो अगर मैं आपको बोल दूं कि पूरा मोमेंटम ले लीजिए, आप उतना ही लेंगे जितना एक बार में मिला है। इतना यहाँ पे रिजेक्शन दिखने लगा ना, तो आपको मोमेंटम जो मिला है वो ये रेजिस्टेंस पे अपना पोजीशन हम लोग निकालते हैं एज अ बायर, ठीक है। ये ध्यान रखिए। आप लोग जो लोग बोलते हैं कि एक के बदले 10 कमा लिया, 20 कमा लिया, इतना मिल जाएगा, वो नहीं। जितना एक इंपैक्ट में मिलता है, एक इंपैक्ट में प्राइस कितना चल के गया आप गौर कीजिए। एक इंपैक्ट में प्राइस अपने रेजिस्टेंस तक चल कर गया, तो हम रेजिस्टेंस तक के ही टारगेट ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। बात करें तो ये हर बार के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे ही काम करता है, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ से रिजेक्शन आया, अब सेम टाइम फ्रेम एनालिसिस, ये तो मल्टीपल हायर टाइम फ्रेम पर है, सेम टाइम फ्रेम पर भी ऐसे ही काम करता है। ये सपोर्ट एरिया देखिए, प्राइस यहाँ पे रिजेक्शन लिया, फिर इसको ब्रेक किया, तो ये ब्रेक किया, यही अब रेजिस्टेंस जब ब्रेक होता है वही सपोर्ट बनता है। प्राइस इसको टेस्ट किया, यहाँ से फिर मोमेंटम मिल रहा है। तो एसएल एरिया आपके बहुत छोटे हैं यहाँ पर और टारगेट आपके पास बहुत बड़े बड़े अचीव होते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को जब आप ट्रेड करेंगे ना लाइव मार्केट में, तो आपको इनका पावर समझ में आएगा कि कैसे ये चीज़ें काम कर रही हैं। देखिए इंगल्फिंग के लिए कल का मैं दोपहर का सेशन करूंगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कोई भी अगर डाउट रह गया वो बताइएगा। इंगल्फिंग में क्या क्या चीज़ें आप लोग सीखना चाहते हैं, कि इक्विटी के लिए सीखना चाह रहे हैं या ऑप्शंस के लिए सीखना चाह रहे हैं या इंट्राडे करना चाहते हैं, वो भी बताइएगा। तो उसके प्रेफरेंस के हिसाब से मैं आपके लिए सेशन करूंगा कल का, तो आपको बताऊंगा कैसे इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का ये पहला पार्ट था जो मैंने आपको बताया। एक पार्ट मैं और करूंगा, वहाँ भी आपको मैं चीज़ों को और आगे तक ब्रीफिंग में बताऊंगा विस्तार पूर्वक, जिससे आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए आज के लिए पर्याप्त है। शुभ रात्रि, धन्यवाद।